हमारा पार्ट 1 है। एक पार्ट अप्रोक्स हाफ एन उठा के किसी ने वेरी 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 इंपॉर्टेंट Turn the pages, take a look. Every word a stepping. मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिल रही है कि सर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे एक वीडियो बना के डालिए। बच्चों आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं ऑन द टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टोटल इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। एक पार्ट अप्रोक्स हाफ एन आवर का मतलब 1.5 घंटे में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। और अगर आप 1.5 घंटे निकाल सकते हो तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं ये चैप्टर एवरेज में 6 नंबर कैरी करता है। वो 6 के 6 नंबर हमें एग्जाम में मिलने जा रहे हैं। द टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर मैं ये मीनिंग क्लियर कर देता हूं कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बच्चों डिसोल्यूशन का मतलब होता है चीजों को खत्म करना, वाइंड अप करना, लिक्विडेट करना। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज सेम एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैं बात कर रहा हूं एडमिशन चैप्टर की, मैं बात कर रहा हूं रिटायरमेंट की, मैं बात कर रहा हूं डेथ की, मैं बात कर रहा हूं चेंज इन पीएसआर की। जहां पे पार्टनर्स के बीच में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, उनका आपस का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, बट फर्म सर्वाइव्स, बिजनेस कंटिन्यू चलता है। इस चैप्टर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। यहां पे हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, जहां पे हम बिजनेस को शट डाउन करने जा रहे हैं, हम बिजनेस को क्लोज करने जा रहे हैं, हम सबके अकाउंट्स को सेटल करके बिजनेस को बंद कर देंगे। पिछले हमने पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर किए हम क्या बनाते थे? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, बैलेंस शीट आफ्टर डेथ, बैलेंस शीट आफ्टर चेंज इन पीएसआर। अब आफ्टर डिसोल्यूशन यहां पे कोई बैलेंस शीट बचने वाली नहीं है। हम पूरे के पूरे बिजनेस को और उसके अकाउंट्स को बंद करने जा रहे हैं, सबका हिसाब हम सेटल करेंगे। अगर हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो टोटल इसमें 4 रेलेवेंट अकाउंट बनते हैं। पहला जो हमारा अकाउंट बनता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट और चौथा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट में मैं क्लियर कर दूं, हमने हो सकता है पार्टनर से लोन लिया है जो कि फर्म के लिए लायबिलिटी है, या हो सकता है हमने पार्टनर को लोन दिया है जो कि फर्म के लिए एसेट है। सीबीएसई में जनरली हमें क्या करना है, हम चाहे लोन टू द पार्टनर हो चाहे लोन फ्रॉम पार्टनर हो, अगर पार्टनर के साथ कोई भी लोन है, चाहे लिया हो चाहे दिया हो, हम सेपरेटली लोन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आईएससी का पेपर अगर लिख रहा हूं तो लोन फ्रॉम अ पार्टनर का तो अलग से लोन अकाउंट बनेगा, लेकिन अगर लोन टू अ पार्टनर है, हमने अगर पार्टनर को लोन दिया है तो हम अलग से लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे। रेदर वो जो हमने पार्टनर को लोन दिया है उस लोन को हम पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, हम अकॉर्डिंगली पार्टनर का कैपिटल कम कर देंगे जब हम उसको पेमेंट करेंगे। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है सीबीएसई ओनली, आईएससी वाले लोन टू पार्टनर के लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो बच्चों टोटल कितने अकाउंट बनाने जा रहे हैं सर यहां पे? सर मैक्सिमम 4, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। सर जब हम ये अकाउंट्स बनाएंगे हमारा सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट नंबर 1, उसके बाद आप बनाएंगे लोन अकाउंट नंबर 2, फिर आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और लास्ट में आप बनाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जब फर्म बंद होगा हमें सबके पैसे लौटाने हैं। अब याद करिए, बिकॉज ऑफ एंटिटी कंसेप्ट, जो ओनर है, जो पार्टनर है, वो भी बिजनेस के लिए आउटसाइडर है। उनसे जो पैसा मिला है उसको बिजनेस ने कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया है, हमें पार्टनर को भी पेमेंट करना है। लेकिन सीक्वेंस ये होगा जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, पहले हम आउटसाइडर का पैसा चुकाएंगे। आई रिपीट, पहले हम आउटसाइडर का पैसा चुकाएंगे, आउटसाइडर का पेमेंट करने के बाद हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे। अब जब हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे, पार्टनर 2 चीज के लिए पैसा पाता है। नंबर 1, पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो वो लोन के लिए पैसा पाएगा। नंबर 2, पार्टनर ने अगर बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो वो अपना कैपिटल रिपेमेंट चाहता है।
अब पार्टनर ने जो लोन दिया है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि लोन के लिए पार्टनर को आउटसाइडर माना जाता है, इज ट्रीटेड लाइक आउटसाइडर। इंटरेस्ट ऑन लोन भी याद करिए हमारा पीएल का आइटम होता था, पीएल अप्रो का आइटम नहीं होता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम होता था। इसीलिए आउटसाइडर को पेमेंट करने के बाद हम पहले पार्टनर को लोन के लिए पेमेंट करेंगे। लोन के लिए पेमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में हम किसको पेमेंट करने जा रहे हैं? सबसे लास्ट में हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे। क्या चीज के लिए? जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उनका हम कैपिटल रिपेमेंट करेंगे। तो सीक्वेंस क्या होगा सर? पहले आउटसाइडर को, उसके बाद पार्टनर को लोन के लिए, उसके बाद पार्टनर को कैपिटल के लिए। आउटसाइडर को जो पेमेंट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होता है, इसलिए स्टेप नंबर 1 हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर को लोन के लिए पेमेंट सेकंड हमारा स्टेप है, इसलिए हम लोन अकाउंट बनाएंगे। थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 3 पार्टी को हमें पेमेंट करना है, हम इनका अकाउंट सेटल कर देंगे। अब हम लास्ट में जाके हमारा हिसाब मिलाएंगे कि कैश या बैंक अकाउंट बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। ये केवल चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम बनाते हैं। हम देखते हैं प्रोसीडिंग्स क्लोज करने के बाद हमारा कैश या बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, उसमें क्लोजिंग बैलेंस विल बी 0। मैं चारों अकाउंट के बारे में डिटेल में आपसे एक एक करके बात करूंगा। अभी हमारे यहां पे समझते हैं, हमने एक डमी बैलेंस शीट लिया है, इस बैलेंस शीट को सामने रख के हम समझने जा रहे हैं किस तरीके से हम डिसोल्यूशन का सम करेंगे। एक प्रॉमिस मैं आपको कर सकता हूं, यह एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको हम 2 घंटे के भीतर भीतर कंफर्टेबली खत्म कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली हम इसको खत्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स वेटेज ये चैप्टर हमारा कैरी करता है, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से सुन के आप समझ लीजिए। अब सुनिएगा, ये मान लीजिए बैलेंस शीट है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब हमें क्या करना? फर्म को बंद करना है। फर्म को बंद करना मतलब डिसोल्यूशन के बाद तो बैलेंस शीट बचेगी नहीं। मैं बच्चों को एक लाइन एकदम याद करा देता हूं, बच्चों दिमाग में रख लीजिए। हमें इस बैलेंस शीट को खत्म करना है, बैलेंस शीट की एक भी आइटम बचनी नहीं चाहिए। एक एक आइटम को उठा उठा के किसी न किसी अकाउंट में डाल के क्लोज कर देंगे। और जानने के लिए जगह कितनी है? केवल 4 जगह सर आपने बता दिया। मतलब बैलेंस शीट में चाहे कोई भी आइटम हो, आई रिपीट, बैलेंस शीट में चाहे कोई भी आइटम क्यों ना हो, उसको 4 में से एक घर में जाना है। या तो रियलाइजेशन अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट, या लोन अकाउंट, या फिर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जानने के लिए और कोई जगह है ही नहीं। तो अगर मैं सम कर रहा हूं या मैं इस चैप्टर को समझ रहा हूं तो मैं कैसे समझता हूं? मैं पहले आगे क्या होने जा रहा हूं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं मानता हूं मेरा पहला स्टेप क्या है सर? हमारा पहला स्टेप है हमें इस बैलेंस शीट को खत्म कर देना है। बैलेंस शीट की एक एक आइटम को उठा उठा के हम रेलिवेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। हमने एक डमी बैलेंस शीट लिया है, हमने कोशिश किया कि सारी तरह की आइटम कवर हो जाए, कि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे और हम एक ही झटके में समझ जाएं कि कौन सी आइटम डिसोल्यूशन के समय कौन से अकाउंट में जाएगी। एक एक करके बात करते हैं बच्चों। कैपिटल बैलेंस, कैपिटल बैलेंस सर हमने अलग से कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो जो कैपिटल बैलेंस है वो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल चला जाएगा। सर अगर फिक्स्ड मेथड है तो कैपिटल अकाउंट भी होगा और करंट अकाउंट भी होगा। बच्चों जब हम फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, हम वो जो पार्टनर हमसे पैसा पाते हैं उनको पेमेंट करने जा रहे हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों कि फिक्स्ड मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अब अगर फिक्स्ड मेथड भी है तो 2 कैपिटल अकाउंट नहीं बनेंगे बच्चों। करंट अकाउंट के बैलेंस को भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर पार्टनर का करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में चला जाएगा। हम ये एग्जांपल बनाते समय मान के चल रहे हैं कि 2 पार्टनर है ए और बी और लेट से उनका पीएसआर है 3:2। तो कैपिटल अकाउंट में सर क्या जाएगा? सर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा, फ्री रिजर्व्स
एंड accumulated losses belongs to whom? सर, टू द पार्टनर। और ये तो सर हमने सारे चैप्टर में, हमने पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर किए हैं, हमने इनको तो सीधा कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो अगर बैलेंस शीट में जीआर है या पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है जैसे कि पीएल का डेबिट बैलेंस है, तो ये भी चला जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। एक आइटम मैं इस लिस्ट में और ऐड कर दे रहा हूं, इंटेंजिबल एसेट्स। एनी इंटेंजिबल एसेट्स, लेट्स से गुडविल। तो सर क्या क्या चीज कैपिटल अकाउंट में जाएगी? सर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस विद कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो वो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, राइट। सर रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे के सारे एसेट्स जिनसे पैसा रियलाइज होना है, आई रिपीट, वो सारे एसेट्स जिनसे पैसा रियलाइज होना है, उन एसेट्स को, मतलब उन एसेट्स को जिनसे पैसा रियलाइज होना है, मतलब जो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, ऑलरेडी बैंक फॉर्म में है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। जिनसे भी पैसा रियलाइज होना है वो सारे के सारे एसेट्स हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करेंगे? एक तरीके से हम हमारे एसेट्स को डिस्पोज करके पैसा उठाएंगे, और दूसरी तरफ उस उठाए गए पैसों से हम हमारी आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। अब जब हमने पहले एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, स्टेप 1, स्टेप 2 में हमने एसेट्स से पैसा उठाया और लायबिलिटीज को पेमेंट किया, स्टेप 3, इस प्रोसेस में कुछ प्रॉफिट या लॉस अराइज हो सकता है। उस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स में पीएसआर में डिवाइड करके उस प्रॉफिट लॉस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डिटेल में हम आ रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, पहले एक बार आइटम ट्रांसफर समझ लेते हैं। अब लोन फ्रॉम ए पार्टनर है, कौन से अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। सर बात हो गई है कि अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है तो सेपरेटली लोन अकाउंट बनेगा। लोन टू बी, हमने बी को लोन दिया है, अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। अगर आईएससी वाले बच्चे हैं तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। लैंड बिल्डिंग कहां पे जाएगा? सर रियलाइजेशन अकाउंट। प्लांट मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर फिक्सचर्स रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स बीआर रियलाइजेशन अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, सर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आपने बताया था कि कैश या बैंक अकाउंट सेपरेटली बनेगा। अगर उन्होंने बैलेंस शीट में कैश दिया है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक दिया है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। दोनों दे दे तो आपकी मर्जी है, कोई भी एक अकाउंट बना लो। कैश अकाउंट बनाया है तो कैश का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, और डेबिट साइड में टू बैंक लिख देंगे, एज इफ कि हमने बैंक से पैसा विथड्रॉ करके कैश में डाल दिया है, एज इफ कि हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दी है कैश टू बैंक। अगर आप बैंक अकाउंट बनाए तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, और कैश का बैलेंस आ जाएगा टू कैश, एज इफ कि हमने सारा कैश बैंक में जमा कर दिया है, हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम दोनों नहीं बनाएंगे बच्चों, या तो कैश अकाउंट बनाएंगे या बैंक अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट्स कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। इंटेंजिबल एसेट्स कहां चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन फ्रॉम मिसेस बी, बच्चों बी पार्टनर है, मिसेस बी पार्टनर नहीं है, मिसेस बी आउटसाइडर है। आउटसाइड लायबिलिटी कहां चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स बीपी रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में। आईएफएफ, बच्चों इन्वेस्टमेंट अगर रियलाइजेशन में जाएगा तो आईएफएफ भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। डब्ल्यूसीआर को मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूं, हम अलग से इसके बारे में बात करेंगे। आईएफएफ को हमेशा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एक तरफ इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, एक तरफ आईएफएफ को ट्रांसफर करेंगे। अगर डेटर के साथ आपको दिया हुआ है डेटर्स लेस पीबीडीडी, कभी भी नेट डेटर को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे।
डेटर के ग्रॉस बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे एज इफ आई एम ट्रांसफरिंग अ एसेट। पीबीडीडी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे एज इफ आई एम ट्रांसफरिंग अ लायबिलिटी। आई विल नॉट डू द नेट इफेक्ट, व्हाई सो? आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमने अपेरेंटली क्या समझ लिया, पहली पिक्चर, पहला स्टेप हमने क्या सीखा? सर पहला स्टेप सीखा कि डिसोल्यूशन के समय हमें बैलेंस शीट दिया हुआ होगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और हमें क्या करना है? सर आपने जैसे समझाया, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना ही नहीं है, हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं है। स्टेप नंबर 1, हम बैलेंस शीट को खत्म कर देंगे, बैलेंस शीट की सारी आइटम को रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे बताइए एक बार? सर हम कैपिटल बैलेंस, चाहे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड। कैश और बैंक बैलेंस को कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड। पार्टनर्स को लोन दिया है या पार्टनर से लोन लिया है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड। सर बाद बाकी जो भी हमारे एसेट्स हैं और जो भी हमारी लायबिलिटीज है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये करते ही हमारा बैलेंस शीट सर देखिए एक बार के लिए पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, सारी आइटम रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में एंटर कर चुकी होंगी। अब हम एक एक करके सारे लेजर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सिंस की क्वेश्चन 6 नंबर से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता है आपके फॉर्मेट में, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, आपको पूरा सम बनाने नहीं देते हैं, चारों लेजर बनाने नहीं बोलते हैं। दे ओनली आस्क यू टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपसे अगर केवल रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाए तो आप केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाइएगा। सेकेंड ऑप्शन उनके पास क्या है, वो आपको लेजर नहीं पूछ के इस चैप्टर से जर्नल एंट्री पूछते हैं। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम जर्नल एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। आइए समझते हैं किस तरीके से बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं एक एक करके आपसे बात करने जा रहा हूं। हम 10 मिनट शांति से आराम से इसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सर स्टेप नंबर 1, जैसे कि आपने बताया था कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स हैं जिनको हमें या तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है या जिनको कैश या बैंक अकाउंट में नहीं जाना है, वो सारे के सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे, और जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगी। तो पहले पार्ट में वी आर कंसर्न विथ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कभी भी आप जर्नल भूल जाओ, बहुत आसानी से सोचना, एसेट्स का नेचर क्या होता है? सर एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। अभी आप क्या कर रहे हो? सर हम इनको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के खत्म कर रहे हैं। एसेट्स को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल क्या होगा? सर जर्नल होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और ध्यान रखना, जैसे ही आपने ये एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू एसेट, एसेट अकाउंट क्लोज हो गया है। एसेट अकाउंट क्लोज हो गया है। अब एसेट अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है। Balance in asset account is transferred to realization account. The entry will be realization to sundry assets. लायबिलिटीज को उठाएंगे। लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? सर डेबिट करेंगे। हम लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के लायबिलिटीज अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो एंट्री क्या होने जा रहा है? सर एंट्री होने जा रहा है सर सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। मतलब डेबिट साइड में सारा एसेट्स आने जा रहा है, क्रेडिट साइड में सारा लायबिलिटीज आने जा रहा है। आइए एग्जांपल के साथ बात करते हैं। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, टू intangible assets, let's say goodwill, टू डेटर्स, अगर पीबीडीडी है तो हमने बताया था डेटर ग्रॉस वैल्यू पे आएगा, बाई पीबीडीडी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर आईएफएफ है
तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो टू साइड में आएगा, आईएफएफ हमारा पैरेलली ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इधर हमारा आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स ऑब्लिक बीपी, हमारा आ जाएगा बाई लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स, चाहे हमने बैंक से लोन लिया हो, चाहे मिसेस ए से लिया हो, चाहे हमने किसी भी आउटसाइडर से लोन लिया हो, क्योंकि पार्टनर से अगर लोन लिया है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। आउटसाइडर का लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, इधर आ जाएगा। या आप बोल लीजिए बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमने इनको ट्रांसफर कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करते ही हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब ट्रांसफर करते समय आप एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए। ट्रांसफर करते समय मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ रियलाइजेशन बनाते समय हमारा गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल है वी आर ट्रांसफरिंग ओनली recorded assets and liabilities at book value, ये हमारा गोल्डन रूल है। मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी कि ये एसेट्स कितने में बिकने जा रहा है? सर जानकारी मिलेगी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? सर मिलेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन से। क्या उन बातों को हमें कंसीडर करना है व्हेन आई एम मेकिंग द फर्स्ट पार्ट? नहीं सर, कंसीडर नहीं करना है। तो बेटर क्या है, मेरी बात मानना गलती नहीं होगी। मैं जब ट्रांसफर करता हूं मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ता ही नहीं हूं। मैंने क्या बोला? मैं सबसे पहले बैलेंस शीट देख के ट्रांसफर करने का काम कर लेता हूं। एक कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देखूंगा ही नहीं, मेरे को अनरिकॉर्डेड आइटम्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देखूंगा ही नहीं, मेरे को मार्केट वैल्यू के बारे में पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा तो मैं गलती करूंगा ही नहीं। I have transferred only the recorded assets and liabilities at book value। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या करने जा रहे हैं? सर सेकंड पार्ट में इन ट्रांसफर किए गए एसेट से हम पैसा उठाएंगे और ट्रांसफर की गई लायबिलिटीज का हम पैसा चुकाएंगे। जब हम लायबिलिटीज का पैसा चुकाने की बात कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, पीबीडीडी तो कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, इसका तो कोई पेमेंट नहीं होना है, ये तो एक प्रोविजन है। मान लीजिए मेरा डेटर है 1 लाख रुपए का और मेरा पीबीडीडी है 20,000, तो ऑटोमेटिकली मैंने नेट में 80,000 का डेटर ही ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में, इसका कोई पेमेंट नहीं होना है। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में कोई भी पीबीडी की बात नहीं होनी है, आईएफएफ का कोई पेमेंट नहीं होना है। आईएफएफ तो हमने रिजर्व बना रखा है, क्या चीज के लिए? फॉर द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका कोई भी पेमेंट हम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आइए समझते हैं। पहले हम एसेट्स को अगर हम सल्टाएंगे, डिस्पोज करेंगे, आप मुझे सोच के बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एसेट डिस्पोज हो सकता है, कैसे कैसे डिस्पोज हो सकता है। आइए समझते हैं। सर पहला तरीका है हम इसको ओपन मार्केट में बेच देंगे। हम इसको ओपन मार्केट में बेच देंगे। बेचेंगे तो क्या होगा? सर बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? सर पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया बाई बैंक अगर हमने एसेट को बेचा तो। दूसरा पॉसिबिलिटी, सर एट अ सर्टेन वैल्यू हो सकता है पार्टनर रेडी हो जाए कि भाई इसको बाजार में मत बेच, इस एसेट को फलाने एग्रीड वैल्यू पे हम लेने के लिए तैयार हैं इन ल्यू ऑफ माई कैपिटल। मैं जो बिजनेस से कैपिटल का पैसा पाता हूं उस कैपिटल के पैसे के बदले मैं इस एसेट को लेने के लिए तैयार हूं, तो एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन की जगह पे क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाई पीसीए। अगर पार्टनर टेक ओवर कर ले कैपिटल के बदले। सर थर्ड पॉसिबिलिटी है हमने एक पार्टनर से लोन ले रखा था, हमें पार्टनर को लोन के लिए पेमेंट करना है। यस सर।
सेपरेटली इन्होंने अकाउंट बनाया, यस सर। अगर वो पार्टनर पैसे की जगह पे हमसे अगर वो एसेट ले ले, वो कोई भी एसेट को टेक ओवर कर ले एट एन एग्रीड वैल्यू, तो हमारा एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगर पार्टनर कैपिटल के बदले ले ले बाई पीसीए, पार्टनर लोन के बदले ले ले बाई पीएलए, बाजार में बिक जाए बाई बैंक, स्क्रैप हो जाए, कुछ भी नहीं उठेगा तो नो एंट्री। आप देखना सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि ये अकाउंट इस प्रोसेस में होने वाली प्रॉफिट और लॉस को ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे 5 लाख रुपए पे है। कितने पे है? 5 लाख रुपए कॉस्ट पे हमने ट्रांसफर किया। अब अगर ये 6 लाख में बिक जाए या पार्टनर इसको 6 लाख में टेक ओवर करने के लिए रेडी हो जाए, तो यहां पे अमाउंट कितना आएगा? 6 लाख आएगा सर। यहां पे तो एक्चुअल टेक ओवर वैल्यू आएगा या एक्चुअल रियलाइज्ड अमाउंट आएगा। अब आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग के कारण ये लेजर डेबिट कितने से हुआ है सर? 5 लाख रुपए से। क्रेडिट कितने से हुआ है? 6 लाख रुपए से। ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया क्या? यस सर, ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मान लीजिए हमारे डेटर ने हमें पैसा दिया है 70%, पैसा दिया है 70%, सेटलमेंट हो गया, उन्होंने केवल 70% पेमेंट किया है। कितने का हमारा डेटर है? 1 लाख रुपए का डेटर है। कितने का पेमेंट उन्होंने हमें कर दिया? 70,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया बच्चों। कितने का सर? 30,000 रुपए का। नहीं, रुक जाइएगा, हमारा ऑटोमेटिकली जो लॉस बुक होगा वो 10,000 रुपए का लॉस बुक होगा। कैसे सर? बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमारा डेटर कितने का हमने ट्रांसफर किया है? 1 लाख रुपए का। पैरेलली हमने पीबीडी ट्रांसफर किया है कितने का? 20,000 रुपए का। तो नेट में डेटर कितने का ट्रांसफर किया है सर? 80,000 रुपए का। 80 के बदले कितना आया है? 70। डेबिट में नेट इफेक्ट 80, क्रेडिट में नेट इफेक्ट 70, नेट में डेबिट 10 से बड़ा है, 10,000 का लॉस बुक हो गया। अगर 90 आता तो सर 10 का फायदा। नेट में डेटा ट्रांसफर हुआ 80 पे, आया है 90 पे, 10,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया। सर आपने क्यों बोला है कि डेटर 80 मत लिखना, 1 लाख अलग लिखना, 20,000 अलग लिखना? अभी मैंने एक सेंटेंस यूज किया। अभी क्या होता आप सोचिए, अगर मैंने यहां पे सीधा 80 लिख दिया होता और क्वेश्चन ने बोला होता कि डेटर से 70% पैसा उठा, हम जल्दबाजी में 70% किसका निकाल लेते? 80,000 का, क्योंकि हमें सामने 80,000 दिख रहा होता। गलती हो जाती बच्चों। एक्चुअल हमारी बुक में डेटर कितने का है? 1 लाख रुपए का। इसीलिए हमने 80 ट्रांसफर नहीं करने की जगह आपको क्या कहा है? डेटर को ओरिजिनल वैल्यू पे ट्रांसफर करिए, पीबीडीडी को अलग से आप क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो एसेट अगर बिक जाए तो बाई बैंक, पार्टनर कैपिटल के बदले ले जाए तो बाई पीसीए, पार्टनर लोन के बदले ले जाए तो बाई पीएलए। सिमिलरली अगर हम लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है सर? अगर हम लायबिलिटी को नकदी पैसा दे देंगे तो 2 कैश या 2 बैंक, कैश में डिस्चार्ज हो गया। पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी को टेक ओवर कर ले तो 2 पीसीए। मान लीजिए ये आउटसाइडर लोन मिसेस बी का लोन है और मिस्टर बी बोलता है मिसेस बी के लोन को हम टेक ओवर कर लेंगे, हम उसको पेमेंट कर देंगे, आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है। पार्टनर ने लायबिलिटी को टेक ओवर किया है, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर लायबिलिटी को हम पेमेंट कर दे तो एंट्री 2 कैश या 2 बैंक होगा। लायबिलिटी को अगर पार्टनर टेक ओवर कर ले तो एंट्री हमारा 2 पीसीए होगा। इस पूरे प्रोसेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, अगर क्रेडिट साइड बढ़ी हुई तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में बट जाएगा इन दी पीएसआर। अगर डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। फर्स्ट पार्ट के लिए गोल्डन रूल, ओनली रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू।
सेकेंड पार्ट के लिए ठीक उल्टा रूल, आई एम नॉट कंसर्न विद द बुक वैल्यू, आई एम कंसर्न विद द रियलाइज्ड वैल्यू। ऐसा बुक में कितने का था मुझे मतलब नहीं है, कितने में बिका या किस वैल्यू पे पार्टनर ने टेक ओवर किया है। I am concerned with the value that is realized so that the book value and the market value will automatically book the profit or loss. एकदम उल्टा, book value has become market value। दूसरा एकदम उल्टा, हमने वहां पे पढ़ा था only recorded assets and liabilities, यहां पे हमने पढ़ा है जिस भी एसेट से पैसा उठ जाए, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सेकेंड पार्ट में आएगा। जिस भी लायबिलिटी का पेमेंट करे, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सेकेंड पार्ट में आएगा। सोचिए हमने कोई अनरिकॉर्डेड से पैसा उठाया, यहां पे ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे पैसा आ गया, मतलब जो भी पैसा आया पूरा का पूरा क्रेडिट है, हमारे लिए पूरा का पूरा प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ये अकाउंट काम कर रहा है। पूरा का पूरा अनरिकॉर्डेड से आने वाला पैसा हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमने कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए पेमेंट कर दिया, इधर ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन यहां पे हमने पेमेंट किया, मतलब डेबिट साइड में आ गया टू बैंक, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब जितना भी हमने पेमेंट किया है वो पूरा का पूरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए लॉस है। हम रिवैल्यूएशन में भी उसको डेबिट साइड पे लिखते थे, रियलाइजेशन अकाउंट में भी डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। वो पूरा का पूरा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए हमने जो पेमेंट किया है, ये लेजर अपने आप उसको लॉस बुक कर लेगा। हमें प्रॉफिट या लॉस में कोई भी दिमाग लगाने की दरकार नहीं है। अब हमारी गाइडलाइंस बोलती है अगर कोई भी टेंजिबल एसेट से कितना पैसा उठा क्वेश्चन ने अगर जानकारी नहीं दी है, तो हम मान लेंगे कि टेंजिबल एसेट से जो पैसा उठा है दैट इज सेम एज इट्स बुक वैल्यू। मान लो अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा उठा, तो हम मान लेंगे कि 5 लाख उठा है। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में ना बताया जाए कि कितना पैसा उठा है, क्वेश्चन अगर साइलेंट रहे, तो हम मानेंगे कि नथिंग इज रियलाइज्ड, वो पूरा का पूरा हमारा लॉस हो गया है। चेक कर लीजिए, अकाउंट ने अपने आप लॉस बुक कर लिया है। आपने डेबिट साइड पर ट्रांसफर किया है इंटेंजिबल एसेट्स को, वहां से ट्रांसफर किया है। क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, कोई भी अमाउंट नहीं आएगा पैसा अगर नहीं उठाए तो। डेबिट में साइड में पूरा अमाउंट रह गया, अपने आप लेजर डेबिट हो गया है, अपने आप लॉस बुक हो गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेंजिबल एसेट्स के लिए क्वेश्चन कुछ ना बोले तो मानेंगे इट इज डिस्पोज्ड एट बुक वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट के लिए क्वेश्चन कुछ ना बोले तो मानेंगे नथिंग हैज बीन रियलाइज्ड, पूरा का पूरा हमारे लिए लॉस है। आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, मान लीजिए क्रेडिटर और बीपी था 10 लाख रुपए का, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया कि उनको कितना पेमेंट होना है, तो हम मान लेंगे कि इनको जो पेमेंट हुआ है वो बुक वैल्यू पे पेमेंट हुआ है। फाइनल टाइम रिपीट कर रहा हूं, टेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन इज साइलेंट, रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन इज साइलेंट, नथिंग इज रियलाइज्ड। आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन इज साइलेंट, repaid at their book value। that completes your realization account। 3 पार्ट में, पहले पार्ट में ट्रांसफर द रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। सेकेंड पार्ट में रियलाइज मनी फ्रॉम द एसेट्स, मेक पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एट द एक्चुअल रियलाइज्ड और पेमेंट वैल्यू, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। थर्ड पार्ट में ऊपर पूरे प्रोसेस से अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस आया है, दैट प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। In the next video, I will continue from this point itself. I promise you, give me 3 classes. I will complete entire dissolution chapter and I will simplify things for you to the extent possible. Any queries you have from this video, please do write in the comment section. Thank you, children. Have a good day. Wake up to the sound of books. Turn the pages, take a look.